वैसे तो रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती हैं, लेकिन उनमें से जो प्रमुख प्रकार हैं वह हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया। यह जो अभिक्रिया हैं यह बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी प्रमुख मानी जाती हैं और इससे हर प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी भी जॉब के एग्ज़ाम में या बोर्ड के एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में यही समझेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया क्या हैं। तो इसको समझना बहुत आसान है, इसको हम उदाहरण के साथ समझेंगे। और यह जो अभिक्रिया होती हैं यह दोनों हमेशा एक साथ होती हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया, और इन दोनों को एक साथ बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। और यहाँ पर रेड का मतलब होता है रिडक्शन अवकरण और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण हमेशा साथ साथ होता है और इसीलिए इसको एक साथ रेडॉक्स रिएक्शन भी बोला जाता है। तो अब हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। तो अब हम समझेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है वह 4 कंडीशन में होती हैं, यानी कि 4 तरह का यदि कंडीशन होता है या इनमें से कोई भी होता है तो वहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती हैं। तो हम एक एक करके समझते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट कंडीशन है, पहला कंडीशन है, वह यह है कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का सीधा संयोग होना। यदि किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है तो वहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती हैं। जैसे में हम मान लेते हैं एग्जाम्पल लेकर कि कार्बन है, ठीक, और इससे O2 जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा, तो क्या बना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाता है CO2, ठीक। और यहाँ पर बना कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो है कार्बन से ऑक्सीजन का क्या हुआ, संयोग हुआ, और क्या बना, यहाँ पर संयोग हो रहा है कार्बन से ऑक्सीजन का यहाँ पर, और यहाँ पर इसीलिए यह क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो किसी भी अभिक्रिया में यदि ऑक्सीजन का संयोग होता है तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक। और कोई पूछे कि इसमें किसका ऑक्सीकरण हुआ, तो जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उसका ऑक्सीकरण हुआ, यानी कि यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ, C का ऑक्सीकरण हुआ, क्योंकि इसी के साथ जो है ऑक्सीजन सीधा जुड़ता है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होने वाली जो शर्तें हैं उसमें से पहला क्या है, वह है कि किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का सीधा संयोग होना। यदि किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो वहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती हैं। और हम एक उदाहरण लेकर समझ लेते हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए। तो जैसे में हो गया मैग्नीशियम, ठीक, और इससे यदि ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या बनाता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक। तो यहाँ पर भी जो है वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ, क्योंकि मैग्नीशियम से ऑक्सीजन का सीधा संयोग होता है। इसको हम संतुलित कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 लिख दिया और यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर संतुलित हो गया। और किसका ऑक्सीकरण हुआ, यदि कोई पूछे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में किसका ऑक्सीकरण हुआ, तो इसमें मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ, क्योंकि इसी के साथ जो है क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। तो हमारा पहला कंडीशन यही है कि किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का यदि संयोग होता है तो वहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया होने की दूसरा जो शर्त है वह यह है कि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का विस्थापन होना, यानी कि किसी भी पदार्थ से यदि हाइड्रोजन निकल जाता है, अलग हो जाता है, तो वहाँ पर भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती हैं। इसको भी हम उदाहरण लेकर समझ लेते हैं। जैसे कि H2S हो गया प्लस, यदि इसको क्लोरीन के साथ हम अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर सल्फर अलग हो जाएगा और हो जाएगा HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पर जो हो गया, इस पदार्थ से क्या हो गया, हाइड्रोजन का विस्थापन हो गया। तो यहाँ पर इस तरह का ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ, ठीक। तो यदि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का विस्थापन होता है
यानी कि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन निकल जाता है तो वहाँ पर भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। और यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण हुआ, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ H2S का, ठीक, क्योंकि इसी से हाइड्रोजन का विस्थापन हुआ है। ठीक, यहाँ से देखिए, यहाँ से सीधा अब सल्फर आ गया और यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, तो यहाँ पर भी हुआ ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो हमने पहला में जाना कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होता है तो ऑक्सीकरण होता है। दूसरा में जाना कि यदि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन निकल भी जाता है तो ऑक्सीकरण होता है। 10 क्लास में सिर्फ इतना पढ़ना था कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होता है तो ऑक्सीकरण होता है। लेकिन 11 क्लास में जो केमिस्ट्री का एक चैप्टर है पूरा इसका ऑक्सीकरण और अवकरण का, उसमें यूनिट 8 जो है उसमें पूरा ऑक्सीकरण और अवकरण पढ़ना है। तो इसको अच्छे से समझ लेना क्योंकि यह बहुत हाई लेवल का है और इसमें वो सारे कंडीशन को पढ़ना है जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया होती हैं। तो अब हम अगला कंडीशन देखते हैं कि और कौन सी कंडीशन है जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती हैं। ऑक्सीकरण होने का तीसरा कंडीशन यह है कि किसी पदार्थ से विद्युत ऋणात्मक तत्व, यानी जो सामान्यतः विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं वो अधातु होते हैं, ठीक, का सीधा संयोग होना। यदि किसी पदार्थ से अधातु का संयोग होता है यानी उससे अधातु जुड़ता है या विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ता है तो वहाँ पर भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। इसको भी हम उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे में SnCl2 हो गया प्लस यदि इसके साथ क्लोरीन जुड़ता है, यह विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है जो अधातु होता है, ठीक, तो यहाँ पर बनता है SnCl4 बनता है, ठीक। और यहाँ पर भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है क्योंकि यह जो पदार्थ है इससे विद्युत ऋणात्मक तत्व क्लोरीन जो है वह जुड़ जाता है और इसलिए यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। और यहाँ पर किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, तो वो होता है SnCl2 का ऑक्सीकरण होता है, ठीक। अब चौथा कंडीशन है उसको भी समझ लेते हैं। अभी हमने जाना कि यदि किसी पदार्थ से विद्युत ऋणात्मक तत्व यानी अधातु जुड़ता है तो वहाँ पर ऑक्सीकरण होता है। तो जो चौथा कंडीशन है वह ठीक इसका उल्टा है, यानी कि किसी पदार्थ से विद्युत धनात्मक तत्व का यदि विस्थापन होता है तो वहाँ पर भी क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। यानी कि किसी पदार्थ से धातु का निकल जाना भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। यानी कि किसी पदार्थ से यदि धातु निकल जाता है यानी कि विद्युत धनात्मक तत्व निकल जाता है तो वहाँ पर भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। तो अब इसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे में पोटेशियम आयोडाइड है, इससे प्लस क्लोरीन है, ठीक। यदि इसका रिएक्शन हम कराते हैं तो यहाँ पर आयोडीन अलग होता है प्लस KCl बचता है, ठीक। तो यहाँ पर जो है इस पदार्थ से यहाँ पर धातु जो है वह अलग हो जाता है। देखिए यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड से जो है पोटेशियम धातु जो है वह अलग हो गया, ठीक। तो यहाँ पर भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ क्योंकि यहाँ से जो है K जो कि धातु है वह अलग हो जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ। तो एक बार फिर से हम समझ लेते हैं इन चारों कंडीशन को कि किस किस कंडीशन में ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। तो पहला हमने समझा कि किसी पदार्थ से यदि ऑक्सीजन का सीधा संयोग होता है तो वहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, ठीक। पहला में क्या है, ऑक्सीजन का संयोग। दूसरा हमने समझा कि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का विस्थापन होता है, यानी कि किसी पदार्थ से यदि हाइड्रोजन निकल जाता है तो वहाँ पर भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। एकदम आसान भाषा में, सिंपल में समझना, ठीक है। और तीसरा हमने जाना कि किसी पदार्थ से विद्युत ऋणात्मक तत्व का संयोग होता है, यानी किसी पदार्थ से यदि धातु जुड़ जाता है तो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती हैं। और चौथा में हमने जाना कि किसी पदार्थ से विद्युत धनात्मक तत्व का विस्थापन यानी किसी पदार्थ से धातु का यदि निष्कासन हो जाता है तो वहाँ पर भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो इन चारों को हमने अलग अलग करके उदाहरण के साथ आसान भाषा में समझा।
अब हम समझेंगे कि अवकरण अभिक्रिया क्या है। कभी कभी क्या होता है कि किसी सामान को खरीदने पर एक फ्री रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही नियम है। तो जिसको ऑक्सीकरण याद हो गया उसको अवकरण भी याद हो जाएगा, यानी कि जिसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया आ गया उसको अवकरण अभिक्रिया भी आ जाएगा। यहाँ पर एक फ्री है। क्या होता है कि जो अवकरण अभिक्रिया होता है वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ठीक उल्टा होता है, या ऑक्सीकरण अवकरण का उल्टा होता है। यह दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक। तो जिसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया आ गया उसको अपने आप उसको उल्टा कर देगा तो अवकरण आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, उसमें समझे थे कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होना ऑक्सीकरण होता है, और इसमें पहला कंडीशन है कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का विस्थापन होना अवकरण अभिक्रिया है। यह दोनों एक दूसरे का उल्टा है। तो ऑक्सीकरण में समझे थे हम लोग कि ऑक्सीजन का संयोग, और अवकरण में क्या है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का विस्थापन होना, यानी किसी पदार्थ से ऑक्सीजन यदि निकल जाता है तो वहाँ पर अवकरण अभिक्रिया हो जाती है। मैंने कहा था ना कि एक पर एक फ्री है, यदि एक भी याद हो जाएगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे में कॉपर ऑक्साइड हो गया, ठीक, और यहाँ पर हो गया कार्बन। तो यहाँ इसको हम जब अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर होगा कॉपर Cu होगा प्लस CO बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इस पदार्थ से ऑक्सीजन गायब हो जा रहा है, यानी कि निकल जा रहा है। तो क्या है, वही तो है कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का विस्थापन होना, ठीक। यदि ऑक्सीजन निकल जा रहा है तो यह अवकरण अभिक्रिया है। तो पहला कंडीशन हमने समझा अवकरण अभिक्रिया का क्या, कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकल जाना या विस्थापन होना क्या है, अवकरण है। अब हम दूसरा कंडीशन को समझते हैं। ऑक्सीकरण में हमने समझा था कि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का विस्थापन होता है तो ऑक्सीकरण है, और इसमें दूसरा का कंडीशन में क्या है कि किसी पदार्थ से यदि हाइड्रोजन जुड़ता है यानी उसका संयोग होता है तो वहाँ पर अवकरण अभिक्रिया है। तो अवकरण अभिक्रिया का दूसरा कंडीशन क्या है, कि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का संयोग होना अवकरण है, और पहला क्या था, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का विस्थापन होना, और दूसरा है हाइड्रोजन का संयोग होना। इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। तो यहाँ पर H2 हो गया प्लस Cl2 हो गया, इनको हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, HCl बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको संतुलित कर देते हैं, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यह जो क्लोरीन से हाइड्रोजन का संयोग हो जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हो जा रहा है अवकरण अभिक्रिया, और यहाँ पर अवकरण किसका हो रहा है, तो क्लोरीन का हो रहा है, क्योंकि इसी के साथ जो है हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। तो हमने दूसरा कंडीशन जाना अवकरण अभिक्रिया होने का, कि यदि किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है तो वहाँ पर अवकरण हो जा रहा है, ठीक। तो तीसरा कंडीशन यह है कि किसी पदार्थ से यदि विद्युत ऋणात्मक तत्व हट जाए, उसका विस्थापन हो जाए, तो वहाँ पर भी क्या होती है, अवकरण अभिक्रिया होती है। यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व से कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि यदि अधातु जो होता है वह हट जाए किसी पदार्थ से तो वहाँ पर भी अवकरण अभिक्रिया होता है। यह जो दोनों चलते आ रहे हैं वो क्या है, ठीक एक दूसरे का उल्टा आ रहा है। उसमें था विद्युत ऋणात्मक तत्व का संयोग था, और इसमें है विस्थापन है, यानी कि निकल जाना है। तो इसको भी हम उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। तो जैसे में हो गया, यदि FeCl3 में यदि हम हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, Fe बनता है और Cl2 बनता है, ठीक। FeCl2 बनता है प्लस HCl बनता है। इसको हम संतुलित कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इस तत्व से जो विद्युत ऋणात्मक तत्व, इसमें क्लोरीन जो 3 था वह क्या हो गया, घटकर 2 हो गया, यानी कि
उसका विस्थापन हो गया एक का, तो यहाँ पर भी हो जाएगा अवकरण अभिक्रिया। यानी कि किसी पदार्थ से विद्युत ऋणात्मक तत्व का विस्थापन होना अवकरण अभिक्रिया है। इसमें तीनों का तीनों नहीं हटा, लेकिन एक भी हटा ना, तो हो गया क्या, अवकरण अभिक्रिया। इसमें 3 था क्लोरीन और यहाँ पर कितना है, 2 है, तो एक कम हो गया, एक हट गया और हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, तो यहाँ पर भी अवकरण अभिक्रिया हो गया। और अवकरण किसका हुआ, तो इसका अवकरण हुआ। ठीक है, FeCl3 का अवकरण हुआ। अब लास्ट कंडीशन है चौथा कंडीशन, उसको भी हम समझ लेते हैं। और चौथा कंडीशन यह है कि किसी पदार्थ से विद्युत धनात्मक तत्व का यानी धातु का यदि संयोग हो जा रहा है तो वहाँ पर क्या होता है, अवकरण अभिक्रिया होता है। तो इसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे में HgCl2 हो गया प्लस Hg हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर Hg2Cl2 बनता है। ठीक, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, इससे यह जो Hg है यह जुड़ जा रहा है और इसका भी 2 अणु हो जा रहा है। ठीक, तो किसी पदार्थ से धातु का सीधा संयोग होना भी अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है और अवकरण अभिक्रिया क्या है, उनके होने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं। 4 जो शर्तें हैं उन चारों को समझ लिया और इन चारों में से आपको केवल एक को अच्छे से याद कर लेना है और दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं। तो मैं यह आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया होने वाली जो शर्त है, नियम है, वो समझ में आ गई होगी।